भाइयों मैंने यानी मिस्टर लेट लतीफ़ ने आखिरकार लोका चैप्टर 1 चंद्रा देख लिया है। मगर क्यों? हाँ, गालियाँ रुकनी नहीं चाहिए। आखिर एहसान जो कर दिया है मैंने मलयालम सिनेमा पे। देखो, एक वाइस और जेंटलमैन होने के नाते मैं बहाना दूंगा। जैसे हमारे यहाँ ये मूवी लगी ही नहीं थी। हमारे यहाँ ऐसी छोटी मोटी मूवीज नहीं लगती है। हमारे यहाँ लगती है एब्सोल्यूट सिनेमा, फ्रेंच सिनेमा, जैसे बागी फोर्ट, सिकंदर, और इन सब से टाइम मिल जाए तो भोजपुरी सिनेमा। तो तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जब मेरे यहाँ ये मूवी लगी ही नहीं तो मैंने देखी कैसे? डाउनलोड करके। हाँ, मुझे पता है कि गाली खाने के पात्र हूँ मैं। देखो, मैं इस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड था। ऐसा नहीं है मैंने वेट नहीं किया, मैं 4 तारीख तक वेट किया था। क्या पता हमारे यहाँ भी ये हिंदी में लग जाए, पर लगी भी तो इतनी दूर। तुम लोग अपने पापा की कहानी में सुने होगे ना, जैसे 3 समंदर 4 पहाड़ पार करके वो लोग पढ़ने जाते थे, उतनी दूर लगी थी। पर ये मूवी डाउनलोड करके देखने के बाद हमको बहुत बुरा लगा था। इतना बुरा कि मेरे अंदर से एक फ्रेंच सिनेफाइल उबाल मार रहा था और उसने फ्रेंच में ये भी कहा, इका कर दे ले रे तू तो कांड कर दे ले। क्या? ये क्या बक रहे हो? हाँ, ये फ्रेंच है, तुम में से बहुतों को समझ नहीं आएगी। ये तो भोजपुरी है, इसीलिए हम यहाँ पे पश्चाताप करते हैं। चैप्टर 1 तो हम नहीं देख पाए, पर लोका चैप्टर 2 के लिए हम तुम लोग को एक्साइट करेंगे। मतलब एकदम मजा ही आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले लोका चैप्टर 1 इतनी अलग क्यों है, बाकी सब मूवी से स्टैंड आउट क्यों करती है, इस मूवी के कुछ थ्योरी के बारे में, इसके आने वाले फ्यूचर के बारे में। तो आराम से बैठ जाओ, अपने खाने का जुगाड़ कर लो, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब सीधे जंप करते हैं वीडियो में। जानते हो, जिसे तुम लोग मिथ और इतिहास समझते हो वो वास्तव में होते हैं। भाइयों, तुमने ये तो नोटिस कर ही लिया होगा, जितना तुम्हारे बगल वाले पनवाड़ी के पास टाइप ऑफ गुटका नहीं है, उतना इंडिया में आजकल सिनेमैटिक यूनिवर्स है। जैसे चोटी के लिए लड़ने वालों का यूनिवर्स, अपने हर मिशन पे अपनी कटवाने वालों का यूनिवर्स, ड्रग ब्लॉगर्स का यूनिवर्स, और भाई वो किडनैपिंग वाला यूनिवर्स। A few moments later. जिनके बीच में खूबसूरत सी वैम्पायर आके अपना अलग ही रुतबा खड़ा कर दी। ये कैसे हुआ, इसका एक ही रीजन है, जो है रियलिज्म और रूटेड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वैम्पायर रियल में होते हैं या जितने चीजें दिखाए वो रियल में होते हैं। जैसे माइथोलॉजी वाला पार्ट छोड़ दिया जाए तो जितने भी कैरेक्टर्स के तुम्हें इमोशन दिख रहे थे वो तुम्हें पता चल रहा था कि हाँ अब इन्हें बुरा लग रहा है, और उनके लिए तुम्हें भी बुरा लगना शुरू हो गया था। एक ह्यूमन लेवल पे तुम उनसे कनेक्ट करना शुरू कर चुके थे। ये था रियलिज्म। और रूटेड, इन्होंने अपनी लोकल स्टोरी, फोकलोर या माइथोलॉजी को जैसे यूज किया है, उसकी स्टोरी जैसे प्रेजेंट की है, वो बढ़िया चीज था। तुम नोटिस करोगे स्त्री के केस में वो भी ऐसे ही यूज करते हैं, पर मैडॉक वाले हॉरर कॉमेडी पे ज्यादा फोकस करते हैं। पर इस स्टोरी में उसी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर को इन्होंने सुपर हीरो प्रेजेंट किया और वो बहुत कमाल का चीज था। एज अ मार्वल डीसी फैन हमें मजा ही आ जाता है। और बस इतना ही नहीं, इन्होंने रियल माइथोलॉजी को भी अपने हिसाब से थोड़ा बहुत रोटेट किया है और वो चेंज वाकई बहुत बढ़िया थी। तो चलो मैं तुम्हें रियल स्टोरी बताता हूँ यक्षिनी की अकॉर्डिंग टू द फोकलोर। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि यक्षिनी स्टार्टिंग में कभी एक गुड सोल थी ही नहीं, जैसे स्टोरी में दिखाई गई है वो कभी वैसी थी ही नहीं। वो लोगों से अपना सेक्सुअल डिजायर पूरा करती थी और लास्ट में मार देती थी या तो उन्हें खा जाती थी। वहाँ के लोग तो उसे एज अ डर की कहावत की तरह भी यूज करने लगे, जैसे सो जाओ वरना यक्षिनी आ जाएगी। पर बाद में एक प्रीस्ट या यक्षनार, शायद से यही कहते हैं, मे बी मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उसने उस पर कंट्रोल किया और उसे एज अ गुड सोल बनाया। पर मेकर्स को ये पसंद नहीं था। उन्हें लगा कि एक रैंडमली इंसान आके इस पे जादू टोना करके इसे कैसे कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि अच्छाई दिल से होनी चाहिए। किसी को तुम कंट्रोल करके उससे अच्छा काम नहीं करा सकते। तो तुम नोटिस करोगे मूवी में ये काम नीली की मम्मी ने किया है, ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम। अब चलो जंप करते हैं मेरी फेवरेट थ्योरीज पे। बहुत देर बैठने के बाद और बहुत बड़े बड़े थियोलॉजिस्ट से बात करने के बाद, हाँ मेरे दोस्तों से, वो लोग भी वेल्ले बैठे रहते हैं, तो हम सब इस कंक्लूजन पे है कि ये स्टोरी कभी अर्थ से स्टार्ट ही नहीं हुई थी। ये बहुत साल पहले एक ऐसे वर्ल्ड से स्टार्ट हुई थी जो लमसम अर्थ की तरह था और वो खत्म होने वाला था। और वहाँ के लोग कुछ टाइप ऑफ पावर्स यूज कर सकते थे। बेसिकली वो लोग टेलीकिनेसिस, शेप शिफ्टिंग एंड एलिमेंटल पावर यूज कर सकते थे, जैसे इस सीन में वो अपने हाथ से आग जला रहा है। हाँ, तो फिर से थ्योरी पे आते हैं। जब इन्हें पता चला कि इनका प्लेनेट खत्म होने वाला है तो इन्होंने वहाँ के सबसे बड़े स्कॉलर या एक्सप्लोरर और साइंटिस्ट को अर्थ पे भेजा, या ऐसी दुनिया को खोजने के लिए भेजा जहाँ के लिए ये एडेप्टिव हो। और जैसे ही इन्हें वैसा कोई प्लेनेट मिल जाता है वैसे ही वो लोग उस प्लेनेट को कॉन्कर कर लेंगे और वहाँ के लोगों को या तो मार देंगे या तो स्लेव बना देंगे। फिर उसके बाद उस एक्सप्लोरर की स्पेसशिप लैंड की अर्थ पे, और ये प्लेनेट उसके प्लेनेट से एकदम हूबहू मिलता था। पर यहाँ के लोग उसकी तरह मैजिक यूज नहीं कर सकते थे और वो एकदम स्टोन एज के टाइम पे अर्थ पे आया, यानी एकदम बिगिनिंग से वो हमारे साथ था। उसने ह्यूमंस की मदद की इवॉल्व होने में अपने मैजिक के थ्रू। उसने हमें आग जलाना सिखाया और अलग अलग चीजें सिखाई। पर उसके प्लेनेट के लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि हमारा प्लेनेट खत्म हो रहा है और ये दूसरे जगह घर बसा लिया। तो वहां से उन्होंने अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक सोल्जर को भेजा जो इस प्लेनेट को उनके रहने लायक बना दे। और इस सीन में तुम क्लियरली देख सकते हो उसने अपना काम बहुत अच्छे से किया। उसने ह्यूमंस को गुलाम बना लिया और अपने रहने लायक वैसी ही बिल्डिंग्स बनाने लगा जैसे उसके प्लेनेट पे थी। तो हमारे स्कॉलर, चलो इसे एल्डर बोलते हैं, एल्डर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उस सोल्जर ने यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लिया और अपना काम निकाल रहा है। तो एल्डर ने सोल्जर के खिलाफ
जंग छेड़ दी, पर वो उसके जितना स्ट्रांग नहीं था। तो उसने एक ऐसी स्पीशीज को ढूंढा या ऐसी एंटिटी को ढूंढा जो उसके लेवल की स्ट्रांग हो, जो कोई और नहीं, वो उस टाइम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यक्षिणी थी। उसके बाद एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ जिसमें हमारे हीरोज हार गए, एल्डर मारा गया और यक्षिणी पानी में कहीं खो गई। पर हमारे हीरोज ने अपना आधा काम कर दिया। जैसे उस लड़ाई में सोल्जर अपनी आधी शक्तियां खो दिया और अधमरा भी हो गया। पर इसके बाद सब कुछ धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया। जैसे सोल्जर ने जो बिल्डिंगें बनाई थी वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो गई। अपनी आधी शक्तियां और अधमरा होने के कारण सोल्जर छुप के रहना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वक्त बीतता गया और बहुत सारी पावरफुल एंटिटीज ओरिजिन में आना शुरू हो गई, जैसे गॉब्लिन्स और वेयरवुल्फ। और इसी दौरान नीली को भी अपनी पावर्स मिल गई थी उसी जगह से जहां वो पुरानी यक्षिणी गिरी थी। और धीरे धीरे नीली भी बहुत फेमस हो गई थी और उसकी कहानियां बनना शुरू हो गई कि एक यक्षिणी सबके बीच घूम रही है। ये बात अधमरे सोल्जर तक भी पहुंच गई कि एक और यक्षिणी खुली घूम रही है। फिर उसने अपने सबसे वफादार शिष्य को भेजा जिसे उसने थोड़ी बहुत मैजिक सिखा दी थी और इसीलिए वो नीली की कमजोरियां जानता था, क्योंकि बहुत साल पहले उसके गुरु सोल्जर ने भी उससे लड़ाई की थी और उसे भी वो कमजोरियां पता चल गई थी। फिर जादूगर ने नीली को सोल्जर के सामने पेश किया और सोल्जर नीली को अपना नाम एल्डर बता के इंट्रोड्यूस किया। उसने सारी कहानी उल्टा कर दी कि सोल्जर मारा गया है, एल्डर बच गया था और खतरा टला नहीं है, अभी खतरा वापस आ सकता है दूसरे ग्रह से। तो उन्हें सारी पावरफुल एंटिटीज को एक साथ रखना पड़ेगा आने वाले खतरे के लिए। पर ये सब झूठ था। ये सोल्जर इसीलिए करना चाहता था अपनी पावर गेन करने के लिए। लास्ट में उन सब की बलि देके या वैसे किसी तरीके से उनकी पावर खुद में डाल के वो अपने प्लेनेट से कांटेक्ट कर दे। और मेरे पास एक रीजन है दिखाए हुए एल्डर को विलन बताने के लिए। पहले तुम ये वाला सीन देखो। पुराना जो एल्डर था वो वॉन्डलेस मैजिक करता था, वो बिना वॉन्ड के या बिना किसी स्टिक की मदद से मैजिक करता था। पर ये वाला एल्डर हरदम एक छड़ी लेके घूमता है और उस पे एलिफेंट का साइन है जो इस सीन में इस औरत के भी छाती पे बना हुआ है, जो मूवी के स्टार्टिंग में नीली से लड़ रही थी। ये थी मेरी थ्योरी, तुम अपनी बता सकते हो। अब चलो सबके पावर्स की बात करते हैं जो कैरेक्टर अभी हमें मूवीज में दिखाए हैं। पहले हमें नीली का पता है कि वो एक यक्षिणी है, एक वैम्पायर की मूवी उसी के बारे में थी। फिर अब बात करते हैं टोबिनो थॉमस के कैरेक्टर के बारे में। वो एक गॉब्लिन है, वो कैसे मैं आगे बताता हूँ तुम्हें। अब बात करते हैं दुलकर सलमान के कैरेक्टर के बारे में। तुम मुझसे शर्त लगा लो ये एक वेयरवुल्फ है, मैं तुम्हें इसका रीजन बताता हूँ। जैसे इस पुराने वाले सीन में तुम देख सकते हो एक बच्चा जो वुल्फ के साथ खड़ा है। अब नए वाले सीन में आते हैं। इस पूरे मूवी में नीली को कभी एक कुत्ते ने अकेले नहीं छोड़ा है। और तुम नोटिस करोगे कि दुलकर सलमान के कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन पे भी एक वुल्फ या एक हस्की जैसा एक कैरेक्टर था। और वेयरवुल्फ की पावर ही ये होती है कि वो एनिमल को कंट्रोल कर सकते हैं। अब चलो बात करते हैं एक ऐसे कैरेक्टर की जिसकी पूरी मूवी में किसी ने बात नहीं की, सोबित का कैरेक्टर। मेरे हिसाब से ये एक ट्रोल है। ट्रोल वो होते हैं जो लोगों से छुप के रहते हैं, थोड़े अगली से दिखते हैं पर बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसका मलयालम माइथोलॉजी में कोई सीधा लिंक तो नहीं है, पर ऐसे ही मिलते जुलते कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं ट्रोल से रिलेटेड। अब चलो बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। ये पूरे इंटरनेट पे तुमको बस मेरे चैनल पे मिलेगा और शायद से एक और चैनल पे मिल जाए। तो ये सीन कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। टोबिनो थॉमस का कैरेक्टर बैठा है कॉफी शॉप पे। वहाँ एक आदमी आके इससे बोलता है क्या ये फोटो में दिखता हुआ इंसान तुम ही हो। एक बहुत पुराना केव मिला है जिसमें कुछ प्रीस्ट और एक फोटोग्राफर गए थे। लौट के तो कोई नहीं आया पर ये फोटो लौट के आई और वो फोटो में दिखता हुआ आदमी एकदम टोबिनो थॉमस के कैरेक्टर की तरह दिखता था। तो टोबिनो थॉमस बोलता है मेरे कुछ 365 भाई बहन है, तुम सबसे नहीं मिले हो। और मूवी खत्म हो जाती है और स्क्रीन पे लिखता हुआ आता है वेलकमिंग द गॉब्लिंग्स। चलो भाइयों मेरी वीडियो भी हो चुकी है खत्म और अंडी मंडी शंडी अभी तुम लोग बंद किए। तो इस वीडियो को बनाने में मेरा चूतर चबूतरा बन चुका है। इस वीडियो को तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो भी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी भेजो और बोलो कि इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बाय बाय।